सो आपको ये वाली वीडियो और पहले वाली वीडियो जो थ्योरी की है ये दोनों आपको देखनी है। पास होने के लिए दोनों ही काफ़ी हैं, ठीक है। आपके मार्क्स अच्छे तो आएंगे ही आएंगे, हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले आओ उसमें, क्योंकि एमसीक्यू का जो पेपर होता है बहुत स्कोरिंग होता है, अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। और इस वीडियो के बीच में मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि कैसे अगर पेपर थोड़ा सा टफ भी आ गया फिर भी आप कैसे पास हो सकते हो आराम से। और ये वीडियो आपको पूरी देखनी है, वो वाली भी देखनी है। और एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसका चैनल का मतलब वो नेम है उसमें हिटमैन शो नाम से है। सो एक हेल्प कर देना तुम मेरी, अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो तो ये जो पेपर हुए हैं तुम्हारे, जितने भी पेपर हुए हैं इन सब की एक पीडीएफ बनाना और मुझे मेल कर देना quickstudy0001@gmail.com। इस पे मेल कर देना पीडीएफ बना के, ठीक है। जो भी तुम्हारे पेपर हुए हैं, तुम्हारे जो जूनियर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा पूरा क्या क्या पैटर्न रहा है, तो आगे मुझे हेल्प हो जाएगी वीडियो बनाने में। सो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी पास करवाना है तुम्हें, खुद तो होना ही होना है। सो स्टार्ट करते हैं, पूरी देखना, एंड तक देखना अच्छे से। सो पहला क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट मेनली इंक्लूड, और हाँ, इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है वो भी देख लेना, किस डेट को होता है। इन्वायरमेंट मेनली इंक्लूड, इन्वायरमेंट के अंदर क्या आता है, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, बायोटिक कंपोनेंट कौन है, वाटर, एयर, सॉइल, ये तो एबायोटिक है। बायोटिक कौन सा है, प्लांट्स। बिजनेस ऑपरेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मेनली ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस के लिए, अगर वो हैं, अवेलेबिलिटी है उनकी, तो बिजनेस अच्छा चलेगा, नहीं है तो बहुत दिक्कत होने वाली है। मेन इन्वायरमेंट relationship refer to man environment relationship refer to mutual interaction between human and environment। so man environment को किसको कहा गया है, जो mutual interaction होता है humans और environment के बीच में। क्वेश्चन नंबर 5, which movement is related to forest conservation in India। जैसे कि आपको पता होगा चिपको मूवमेंट हुआ था, उससे क्या था कि लोग पेड़ से चिपक जाते थे, उनको गले लगा लेते थे, जिसकी वजह से लोग उनको जो पेड़ काटने आते थे वो नहीं काटते थे, ठीक है। बहुत आंदोलन हुआ था, चिपको मूवमेंट याद रखना। द बिश्नोई मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विद, सो जो बिश्नोई मूवमेंट है ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, ये है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। आगे करते हैं। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी मेनली फोकसेस ऑन, सस्टेनेबिलिटी जो होती है वो किस चीज़ पे फोकस करती है, मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन, की हमारी भी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और फ्यूचर जनरेशन को भी कोई हार्म ना हो, उनकी भी ज़रूरतें पूरी होती रहें। ये नहीं कि सारा के सारे जो मटेरियल है, जो रिसोर्सेज है वो हमने यूज़ कर लिए, उनके लिए कुछ बचा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय, तो किसने पॉपुलराइज किया था इसको, ब्रूंटलैंड कमीशन ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच, सो कौन से होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली, जिनको आप दोबारा से रिप्लेनिश्ड कर सकते हो नेचुरली, जैसे कि विंड एनर्जी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, सोलर एनर्जी, ये बार बार आप जनरेट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सिंपल आंसर है कोल। क्वेश्चन नंबर 11, फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड एज, फॉरेस्ट किनको कहा गया है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉरेस्ट क्या होता है, एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू, क्या होता है जब आप उनको बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज कर देते हो, मतलब जितनी ज़रूरत हो बहुत ज़्यादा करते चले जाते हो, रिसोर्स डिप्लीशन होता है, ख़त्म होने चले जाते, रिसोर्सेज जो होते हैं वो ख़त्म होते चले जाते हैं, सिंपल है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर रिजल्ट इन, जब एक्सेसिव यूज़ कर लेते हो ग्राउंड वाटर का, उससे क्या होता है, लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल कम हो जाती है और ग्राउंड वाटर भी कम ही हो जाता है। ओवर फिशिंग मेनली कॉजेस, ओवर फिशिंग क्या कॉज करती है, डिक्लाइन इन फिश स्पीसीज, भाई मछलियाँ आप निकाल के ओवर फिशिंग करे जा रहे हो, मछलियों की स्पीसीज कम होती चली जाती है, पानी में मछलियाँ कम हो जाती हैं। सो ओवरऑल जो एक्वाटिक आपका जो समुद्र है उसका भी साइकिल बिगड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि जो बड़ी मछली होती है उनके लिए खाने के लिए नहीं होती छोटी मछली, क्योंकि वो तो हम सब निकाल लेते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अब करते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, कंजर्वेशन मीन्स, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जुडिशियस एंड वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि रिसोर्सेज को अच्छे से और वाइजली यूज करना।
विच मेथड हेल्प्स इन वाटर कंजर्वेशन, कौन सा मेथड हेल्प करता है वाटर कंजर्वेशन में? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एफोरेस्टेशन किसको बोलते हैं? एफोरेस्टेशन होता है जब हम पेड़ लगाते हैं बेरिन लैंड्स में, जो लैंड बहुत खराब हुई होती है, जो फसल के लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है, उन पे लगाया जाता है प्लांटिंग ट्रीज ऑन बेरिन लैंड, जो मतलब बंजर जमीन या खाली जमीन होती है वहां पर। डिफोरेस्टेशन क्या होता है? डिफोरेस्टेशन लीड्स टू सॉइल इरोजन एंड क्लाइमेट चेंज। और डिफोरेस्टेशन का मतलब भी क्या होता है? पेड़ को काटते चले जाना बड़े अमाउंट में, इसको डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। डिफोरेस्टेशन करने से क्या होता है? सॉइल इरोजन भी होता है, क्लाइमेट चेंज भी होता है। एनर्जी सिक्योरिटी मीन्स, क्वेश्चन नंबर 19, इसका मतलब क्या होता है? जब एनर्जी सिक्योरिटी मीन्स रिलायबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी सप्लाई, ठीक है, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज अ क्लीन एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक क्लीन और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21, फूड सिक्योरिटी रेफर्स टू। फूड सिक्योरिटी किसको, क्या क्या होता है फूड सिक्योरिटी? अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, मतलब कि फूड की अवेलेबिलिटी भी होना, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड की अवेलेबिलिटी होना, इसको फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली इंक्रीज, ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया था? फूड ग्रेन के जो प्रोडक्शन था उसको इंक्रीज किया था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास देश के पास उस टाइम पे खाने के लिए अनाज नहीं था, चावल नहीं थे, ऐसी चीज़ें नहीं थी, भुखमरी का टाइम आ गया था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत हेल्प की थी, इनकी जो प्रोडक्शन थी वो एकदम से बढ़ गई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था? कमेंट करके बताना। करते हैं आगे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फोकसेस ऑन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किस चीज़ पे फोकस करता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब कि ऐसे एग्रीकल्चर करा जाए कि इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान ना हो और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो। ऐसा नहीं है कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो तो लैंड की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म करते जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मेथड को अपनाना कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो। इक्विटेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या होता है? इक्विटेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज मीन्स फेयर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल पीपल, मतलब कि रिसोर्सेज का सभी लोगों के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना ताकि सभी लोग आसानी से यूज़ कर पाएँ और सबके पास वो अवेलेबल हो। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बैलेंसेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बैलेंस करता है? इकोनॉमी, सोशल एंड इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, मतलब इकोनॉमी को भी बैलेंस करके रखता है, सोशल को भी जो हमारी सोसाइटी होती है, और इन्वायरमेंट को भी। इंटरजनरेशनल इक्विटी मीन्स, ये सारे जो मीनिंग है इनके वर्ड के जो मीनिंग है इस सारे के सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं थ्योरी वाली में, उसमें वो जाके ज़रूर से ज़रूर देख लेना। इंटरजनरेशनल इक्विटी मीन्स क्या होता है? फेयरनेस बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, मतलब कि फेयरनेस जो हमारी जनरेशन है और जो आगे वाले फ्यूचर की जनरेशन है उनके लिए रिसोर्सेज की मतलब फेयरनेस क्रिएट करना कि हम भी यूज़ कर पाएँ और वो भी यूज़ कर पाएँ। इंट्रा जनरेशनल क्या होता है? मतलब रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना सिर्फ हमारी जनरेशन के बीच में। इंटर जनरेशन मतलब हम भी यूज़ कर पाएँ उनको और वो भी, और इंट्रा जनरेशनल मतलब हमारे ही जनरेशन के बीच में। दो अलग अलग वर्ड हैं, अलग अलग मीनिंग है। पोवर्टी इज लिंक्ड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बिकॉज लैक ऑफ अल्टरनेटिव फोर्सेस रिसोर्सेज ओवर यूज, ठीक है। पोवर्टी इज लिंक टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पोवर्टी जो है वो इन्वायरमेंटल के जो डिग्रेडेशन से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि हमने इतना ज़्यादा ओवर यूज़ कर दिया है किसका? रिसोर्सेज का, कि इन्वायरमेंट पे भी बहुत सारे लोग जो डिपेंड रहते थे वो भी अब नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है इन्वायरमेंट को। पब्लिक अवेयरनेस हेल्प इन, पब्लिक अवेयरनेस किस चीज़ में हेल्प करती है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एम्स टू, इन्वायरमेंटल एजुकेशन किस चीज़ पे एम करती है? डेवलप रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंटल बिहेवियर, कि सब लोगों के बीच में एक रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंटल बिहेवियर क्रिएट हो, इसीलिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन को पढ़ाया जाता है, आपको बताया जाता है ताकि आप ये सब अपने इन्वायरमेंट को हार्म ना करो और हम भी सेफ रहें और आने वाली जनरेशन भी सेफ रहे। अब करते हैं आगे। अब आता है विच सेक्टर प्ले अ की रोल इन स्प्रेडिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, कौन सा सेक्टर की रोल प्ले करता है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस फैलाने के लिए? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, भाई बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही तो इन सब्जेक्ट्स को बच्चों के इन कोर्सेज में डाल रहे हैं, क्यों? ताकि वो ये सब पढ़ सकें। सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प इन,
सस्टेनेबल जो रिसोर्स है उसको मैनेज करने से क्या हेल्प होगी भाई, लॉन्ग टर्म में इन्वायरमेंटल बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म तक अगर हम ऐसी ऐसी चीज़ों को यूज़ करें कि इन्वायरमेंट हार्म ना हो, वाटर को कंजर्व करें, रीन्यूएबल रिसोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंड होना शुरू कर दें, तो इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वायरमेंटल बैलेंस बना रहेगा। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। पूरे इकोलॉजिकल जो लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग बीइंग है, सब में एक बैलेंस बना रहे। विच प्रैक्टिस रिड्यूस वाटर वेस्टेज, कौन सी प्रैक्टिस कम करती है, ड्रिप इरिगेशन। क्योंकि नॉर्मल जो आपकी ट्यूबवेल्स होती है उसमें क्या होता है, बल्क में पानी जाता रहता है, लेकिन ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, वो फुहारे की तरह सारे के सारे पौधों को पानी मिलता रहता है। ठीक है, जिससे पानी भी कम वेस्टेज होता है और सबको पानी भी मिल जाता है, क्योंकि पौधों को इतना सारा पानी नहीं चाहिए होता, उनको बस अपनी ज़रूरत के हिसाब से चाहिए होता है। जो कि इरिगेशन, ये जो ड्रिप इरिगेशन होता है ये बहुत हेल्प कर देता है उसकी, ये बूंद बूंद पानी चली जाती है। ठीक है, स्प्रिंकल सिस्टम अलग होता है, ड्रिप सिस्टम अलग होता है। सो ये ड्रिप की बात कर रहे हैं, मैंने स्प्रिंकल बता दिया आपको, सॉरी उसके लिए। आगे करते हैं, द मेन कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन का मेन कॉज क्या है, अर्बनाइजेशन एंड एग्रीकल्चर। मतलब लोगों को एग्रीकल्चर करना है तो वो फॉरेस्ट काटते जा रहे हैं, उनको ज़मीन चाहिए खेती करने के लिए, ऊपर से क्या कर रहे हैं सब अपनी मतलब गांव के पास में शहर बनाते जा रहे हैं, शहर बड़े बड़े बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनको ज़मीन चाहिए, तो वो एग्रीकल्चर जहाँ पर पहले हो रहा था उसको ज़मीन को खरीद के बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनकरेजेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या इनकरेज करता है, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। मतलब कि सही प्रोडक्शन भी हो और सही हिसाब से कंजप्शन भी हो नेचुरल रिसोर्सेज का। इन्वायरमेंटल मूवमेंट आर स्टार्टेड टू, इन्वायरमेंटल जो मूवमेंट थे वो स्टार्ट क्यों करे गए थे, तो टू प्रोटेक्ट नेचर एंड रिसोर्सेज। भाई इसीलिए तो करे गए थे ताकि नेचर को प्रोटेक्ट करा जाए और रिसोर्सेज को भी प्रोटेक्ट करा जाए। विच इज़ द विच इज़ अ मेजर इशू ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल, कौन सा एक मेजर इशू है। सो इसका सही ऑप्शन है बी, रिसोर्स एग्जॉस्शन। ठीक है, अब करते हैं आगे। सो क्वेश्चन 39 है, पब्लिक पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर, पब्लिक पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि सक्सेसफुल इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन हो सके। सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो हम इन्वायरमेंट को कंजर्व कर पाएंगे, चीज़ों को, रिसोर्सेज को कंजर्व कर पाएंगे। सस्टेनेबल एनर्जी रिड्यूसेस, सस्टेनेबल एनर्जी क्या रिड्यूस करती है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन। क्योंकि हम दूसरी कोल को, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करना कम कर देंगे तो उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन वैसे ही कम हो जाएगा। सो सस्टेनेबल एनर्जी क्या रिड्यूस करती है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन। द प्रिंसिपल रिड्यूस रिफ्यूज रिसाइकल, ये किससे रिलेटेड है, वेस्ट मैनेजमेंट से। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि उसको रिड्यूस करो, रीयूज करो, रिसाइकिल करते रहो। क्लाइमेट चेंज मेनली अकर ड्यू टू, क्लाइमेट चेंज क्यों होता है और हो रहा है, जैसे कि आपको पता होगा अब सर्दियाँ थोड़ी कम होती जा रही हैं, 1 डेढ़ महीने की होती है ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, सो ये क्यों हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, क्योंकि हमने पोल्यूशन इतना कर दिया है, इतना हार्म कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, जिसकी वजह से ओवरऑल क्लाइमेट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। विच गैस इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, कौन सी गैस बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये सारी चीज़ें हैं ना, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका O3 है, ओजोन डिप्लीशन है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। मतलब मेन जो ये थोड़े केमिकल से रिलेटेड, थोड़े केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड वर्ड्स है ना, इनको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाटर इंश्योर्स क्या करता है, ताकि अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर फ्यूचर यूज़, मतलब आप फ्यूचर जनरेशन के लिए उनको अवेलेबिलिटी हो सके कि वो यूज़ कर पाएँ। इन्वायरमेंटल एथिक्स, क्वेश्चन नंबर 45, इन्वायरमेंटल एथिक्स प्रमोट, इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या प्रमोट करता है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स, मतलब कि सभी के लिए रिस्पेक्ट, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे कोई वो प्लांट हो, चाहे कोई भी हो। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व बिकॉज, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो क्यों कंजर्व करने चाहिए, दे आर लिमिटेड एंड इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, मतलब कि वो बहुत कम हैं और हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, इसीलिए उनको हमें कंजर्व करना चाहिए। अब मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि कैसे आप MCQ का जो ये पेपर है इसको पास कर सकते हो। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले एग्ज़ाम में
जल्दी से जल्दी पहुंच जाना है वहां जाके 10 बजे से पहले, या जितने भी बजे आपका पेपर होता है, 10 बजे होता है जनरली सबका, उस 10 बजे से पहले पहले अपनी पूरी की पूरी जो होती है उसको फिल कर लेना अपनी शीट को। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही 10 बजेंगे आपको पेपर ओपन करना है, और जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, ऐसा ऐसा मत करना कि पहले दूसरे तीसरे चौथे ऐसे करके मत चलना कि पहले तीसरा करूंगा उसके बाद ही चौथा करूंगा। ऐसा मत करना। 1 से लेके 100 तक जितने भी जहां भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, चाहे वो एकदम से 45 आ गया, चाहे 35 आ गया, 30 आ गया, 64 आ गया, जितने भी आपको आते हैं सबसे पहले उनको करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक पैटर्न मिलेगा, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हो, पर ऐसा होता है। अगर मान लो आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, जो कि बिल्कुल एकदम सही अटेम्प्ट करें आपने, या फिर 35 क्वेश्चन एकदम सही अटेम्प्ट करें, आप उस 35 क्वेश्चन में से ये फाइंड आउट करना कि उसमें से कौन से जो ऑप्शन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। सपोज 35 आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उसमें से आपने देखा कि ए जो ऑप्शन है ना, ज़्यादातर 10-11 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर जो है वो ए है, ऑप्शन ए है। तो ऐसा होता है कि जो बाकी के जो आपने अभी नहीं करे हैं उसमें से ज़्यादातर आंसर ए निकल सकता है। ठीक है, तो जब भी आप, अब मान लो कोई आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो जिसका आंसर आपको नहीं पता, तो आप ए को थोड़ा फोकस में रखना कि ए इसका हो सकता है, बाकी को एलिमिनेट करने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, उसमें से अगर मान लो 12 क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका ऑप्शन सेम है, बी बी है या फिर सी सी है या डी डी है, तो एक चीज़ याद रखना, जो आपके बचे हुए 60 क्वेश्चन है उसमें से ऐसा कंफर्म होगा कि 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनका आंसर ऑप्शन वो सेम हो। तो ऐसे करके आना, तुक्के मारने एंड में कर लेना, बट पहले सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो तुम्हें कंफर्म आते हैं। ठीक है, कम से कम तुम्हें अगर पास होना है तो 30-35 क्वेश्चन तो सही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि 0.75 मार्क्स मिलते हैं, उस हिसाब से ये करने पड़ेंगे। ऊपर से तुम्हारे कॉलेज वाले अगर तुमको मार्क्स देंगे, 20 मार्क्स देंगे, तो तुम पास आराम से हो जाओगे। 40 मार्क्स चाहिए होते हैं ओवरऑल 100 में से। ठीक है, आगे करते हैं अब ये क्वेश्चन नंबर 47। अब आपके माइंड में आ सकता है कि अगर सेम ना हुए, फिर अगर आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, सब में ए बी सी डी कुछ अलग अलग हुए, फिर कैसे करेंगे। आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। आपको सही आंसर फाइंड आउट नहीं करना, आपको उस एमसीक्यू के अंदर 3 गलत आंसर फाइंड आउट करने की, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। या फिर 2 भी आपने फाइंड आउट कर लिए, फिर 2 में से आपको एक सही फाइंड आउट करना है, एक में सही तुक्का लगाना है। ऐसे करना, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो, या जो मैंने पहली स्ट्रेटेजी बताई ये यूज़ कर सकते हो। इन दोनों से आप आराम से पास हो जाओगे, और ईवीएस का पेपर है, इजी आएगा। आपको जो एमसीक्यू है ना, उसमें आपको अलग ही दिख जाएगा, जो सबसे अलग ऑप्शन होगा ना वही आंसर होगा। ऐसे करके आना, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 47, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट इन कंजर्वेशन बिकॉज लोकल पीपल प्रोटेक्ट रिसोर्सेज बेटर। मतलब कि जो लोकल पीपल होते हैं वो रिसोर्सेज को बेटर प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अरावली हिल्स का जो हुआ था, वहाँ पर बहुत सारे लोग गए थे करने के लिए प्रोटेक्ट, दूर दूर से भी लोग आए थे, लेकिन लोकल्स ने बहुत हेल्प करी थी। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, वो तो फिर भी कर ही रहे हैं, गवर्नमेंट को तो जो करना है करेगी। आगे करते हैं। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या आता है, सेलेक्टिव कटिंग एंड रीजनरेशन। इसमें क्या करते हैं कि सेलेक्ट करके पेड़ों को कट किया जाता है, फॉरेस्ट को, और फिर उनको रीजनरेशन भी करा जाता है, उनको कहीं और लगाया जाता है, ताकि जितने हमने काटे हैं उतने दोबारा से लग सके। इन्वायरमेंटल लॉज आर मेड टू, इन्वायरमेंटल लॉज जो हैं वो क्यों बनाए गए हैं, ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करा जा सके और पब्लिक की हेल्थ को। सो ऑप्शन सी सही है 49 का। 50 का, द अल्टीमेट गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज हेल्दी इन्वायरमेंट एंड इक्वल एंड क्वालिटी लाइफ फॉर ऑल। मतलब कि ऑप्शन सी की एक अल्टीमेट गोल क्या है सस्टेनेबिलिटी का, हेल्दी इन्वायरमेंट हो और क्वालिटी लाइफ हो सबके लिए। और क्वेश्चन नंबर 51, एन इकोसिस्टम इज बेस्ट डिफाइंड। एक इकोसिस्टम को आप कैसे बेस्ट डिफाइन करोगे, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा है, सनलाइट, क्योंकि बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल ये सारे बायोटिक कंपोनेंट है, तो इनमें सबसे अलग क्या हुआ, सनलाइट। द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम मेनली इंक्लूड, एक
एक बेसिक सा इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में कौन कौन आते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक कौन से होते हैं, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया। एबायोटिक सनलाइट, वाटर, एयर, ये सब। सो ये होते हैं, इनसे इनको मिला के एक इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट है 54, प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम आर ग्रीन प्लांट। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं। ठीक है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, डिकम्पोजर्स, ये कौन होते हैं, ये भी देख लेना, ये पता ही होगा वैसे आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इकोसिस्टम। 55 का आंसर है डी, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एक नेचुरल इकोसिस्टम है। गार्डन, क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम, ये सारे ह्यूमन मेड है। ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। ग्रासलैंड, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। क्वेश्चन नंबर 57, द मेन फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम इज। एक इकोसिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। मतलब एनर्जी फ्लो हो और एक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बनी रहे, मतलब कि एक एनिमल से दूसरे एनिमल में न्यूट्रिशन ट्रांसफर होते रहे। क्योंकि एक शेर है, वो फिर खाएगा जानवर को, दूसरे जानवर को खाएगा, तो जो एनर्जी उनके अंदर होगी, न्यूट्रिशन वो होंगे, वो उसके अंदर जाएंगे, फिर वो ऐसे ही ट्रांसफर होते रहते हैं। पढ़ा होगा आपने, 8th 9th में पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, एनर्जी इज एन इकोसिस्टम। एनर्जी इन एन इकोसिस्टम फ्लोज अनडायरेक्शनली। ठीक है, एक इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी अनडायरेक्शनली फ्लो होती है, क्योंकि कोई किसी को भी खा लेता है। मतलब जो ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, वैसे हमें पढ़ाया जाता है कि ये फ्रॉग उसको खाएगा, स्नेक मतलब स्नेक फ्रॉग को खाएगा, स्नेक को ईगल खाएगा, ऐसे। लेकिन ये अनडायरेक्शनल होता है, कोई भी किसी को भी खा सकता है जो ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। फूड चेन शोज, फूड चेन क्या बताती है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। क्वेश्चन नंबर 60, डिकम्पोजर्स मेनली हेल्प इन। डिकम्पोजन कौन होते हैं, ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर। जैसे कि कोई जानवर मर गया तो उसको बहुत बार जो खाते हैं दूसरे वो खा लेते हैं, लेकिन जो बाकी का बचा हुआ वेस्ट होता है वो डिकम्पोजर उनको डिकम्पोज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू। बायोडाइवर्सिटी किसको कहा गया है, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एट ऑल लेवल। ठीक है, मतलब अलग अलग जो फॉर्म्स होते हैं लाइफ के, वो हर एक लेवल पे जो होते हैं उसको बायोडाइवर्सिटी कहा गया है। अब करते हैं आगे। सो क्वेश्चन नंबर 63, विच लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड फॉरेस्ट, वेटलैंड्स एंड डेजर्ट, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये चार डाइवर्सिटी है, इनको पढ़ लेना, मैंने ये नहीं कराई है पर इनको देख लेना। ठीक है, सो किस लेवल पे होती है, फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, कौन से बायोडाइवर्सिटी लेवल पे होते हैं, ये होते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी पे। क्वेश्चन नंबर 64, बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट मेंटेन्स इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। बायोडाइवर्सिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी बना के रखती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। क्या है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। मतलब कि जिस इलाके में वो शेर रह रहा है, अगर उस इलाके को आप ख़त्म करना शुरू कर दोगे तो वो जो बेचारा शेर है उसकी जो भी जनरेशन है उस सबको बहुत दिक्कत होगी। क्यों, क्योंकि उसका आपने हैबिटेट ही ख़त्म कर दिया, वो क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, उसके लिए तो बहुत बड़ा जंगल चाहिए ना उसको रहने के लिए। सो ये होता है। ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू स्पीसीज एक्सटिंक्शन। मतलब कि जब आप रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लोइट कर देते हो तो स्पीसीज जो है वो ख़त्म होती चली जाती हैं। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, करंटली अभी तक जितनी भी स्पीसीज हुई हैं इस धरती पे, उसमें से 99 पॉइंट समथिंग जो स्पीसीज हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। बस 0 पॉइंट कुछ बची हैं जो कि हम लोग हैं, और जितने भी आपके प्लांट एनिमल्स हैं यही, बाकी 99 पॉइंट समथिंग ख़त्म हो चुकी हैं स्पीसीज। ठीक है, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। इन्वेसिव स्पीसीज आर हार्मफुल बिकॉज दे आउट कम्पीट नेटिव स्पीसीज। ठीक है, ये वो स्पीसीज होती हैं जो कमज़ोर स्पीसीज होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा उनके लिए हार्मफुल होती है क्योंकि ये उनको ख़त्म कर देती हैं, डोमिनेटिंग होती हैं। अब ये क्या होती हैं आप सर्च कर लेना। इकोसिस्टम रेजिलेंस रेफर टू। इकोसिस्टम रेजिलेंस किसको कहा गया है, एबिलिटी टू रिकवर आफ्टर डिस्टरबेंस। मतलब कि इकोसिस्टम जो है ना वो अपने आप को रिकवर कर लेता है तुरंत से। ठीक है, धीरे धीरे अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस आ जाती है तो। अ हाई रेजिलेंट इकोसिस्टम रिकवर क्विकली आफ्टर स्ट्रेस। ठीक है, होम्योस्टेसिस इन एन इकोसिस्टम मीन्स सेल्फ रेगुलेशन एंड बैलेंस। मतलब कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, जब आप खुद को सेल्फ रेगुलेट और बैलेंस कर पाते हो इकोसिस्टम के अंदर।
अब करते हैं आगे। काफ़ी देर से बोल रहा हूँ मैं, थक जाते हैं बोलते बोलते, पर कोई नहीं, करते हैं। कैरिंग कैपेसिटी इज डिफाइंड एज, कैरिंग कैपेसिटी किसको कहा गया है? जैसे कि मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, एग्जांपल दिया था ना फिश और उसका, छोटा सा वो था उसका जिसमें फिश थी, वो मग टाइप का जो था। सो कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है कि भाई जो हमारी धरती है इसकी सपोज कैपेसिटी है सिर्फ 1000 लोगों को हैंडल करने की, और ये सिर्फ 1000 लोगों को हैंडल कर पा रही है। लेकिन अगर हम इसमें 2000 कर देंगे, 4000 कर देंगे, वो ओवर हो जाएगा। लेकिन इसकी कैरिंग कैपेसिटी सिर्फ कितनी है? 1000। सो कैरिंग कैपेसिटी किसको कहा गया है? मैक्सिमम पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट, मतलब वो पॉपुलेशन मैक्सिमम जो इन्वायरमेंट सपोर्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा ओवर कैपेसिटी हो जाएगा। ओवर मतलब ओवर हो जाएगा, एक्सप्लोइट कर देंगे इन्वायरमेंट को। एक्सीडिंग कैरिंग कैपेसिटी रिजल्ट इन क्या हो जाएगा? रिसोर्स डिप्लीशन, रिसोर्सेज खत्म होते चले जाएंगे। भाई रिसोर्सेज इतने हैं कि 1000 लोग यूज कर सकें, पर अब 2000 हो जाएंगे, तो कितना ज़्यादा डिप्लीशन होता चला जाएगा, खत्म होते चले जाएंगे। सस्टेनेबल इकोसिस्टम मैनेजमेंट फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम हेल्थ पे फोकस करती है ये। 73 74 सस्टेनेबल मैनेजमेंट हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। 75 इन सेतु एक्स सेतु, ये मैंने बताया था। उसके बाद आता है, देख लेना इसको, मतलब इन सेतु क्या है? इन अंदर, कंजर्वेशन विद इन अ नेचुरल हैबिटेट, मतलब कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना उनके नेचुरल हैबिटेट में जहाँ वो रहते हैं, वहीं उनको मेडिसिन सप्लाई कर देना, उनको बेहोश, मतलब कुछ कोई मान लो एक शेर है, उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है जंगल में, तो ये जाएंगे फॉरेस्ट वाले, ये उसको बेहोश करेंगे, उसको दवाई वाई पट्टी वट्टी कर देंगे, खिला देंगे जो भी है, फिर वो चला जाएगा। थोड़ी हेल्प तो हो ही जाती है उससे, और थोड़ी क्या, बहुत हो जाती है। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एग्जाम्पल ऑफ इन सितु, क्योंकि यहाँ पर ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये सारी बनाई गई हैं ताकि इनके जो नेचुरल हैबिटेट में रखते रखते इनको प्रोटेक्ट करा जा सके, कंजर्व करा जा सके। एक्स हेतु मतलब बाहर, उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर रखना, जैसे कि जू और बोटेनिकल गार्डन, ये होते हैं ना, यहाँ पर एनिमल्स को लाते हैं और उनको खाते पिलाते हैं, जैसे भी रखते हैं उनको। सीड बैंक आर यूज्ड फॉर एक्स हेतु कंजर्वेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। ठीक है, अब करते हैं 79। नेचर रिजर्व्स आर established टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट्स। सो नेचर रिजर्व्स या नेचर जो बनाए जाते हैं रिजर्व, से क्यों बनाए जाते हैं? ताकि वाइल्ड लाइफ को और उनके नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करा जा सके। बायोस्फीयर रिजर्व्स एम टू, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मेनली प्रोटेक्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसको प्रोटेक्ट करती है? वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट। नाम से ही पता चल रहा होगा, वाइल्ड लाइफ मतलब कि वाइल्ड एनिमल्स, ताकि वो अपने उनके नेचुरल हैबिटेट को और उनको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। इंडिया इज कॉल्ड अ मेगा डाइवर्स नेशन। इंडिया को एक मेगा डाइवर्स नेशन कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि हाई बायोडाइवर्सिटी, मतलब यहाँ पर ना इकोसिस्टम बहुत अलग अलग है, अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग नेचर है, अलग अलग आपके, मतलब पूरे इंडिया के अंदर जो जगह हैं वो सारी बहुत अलग अलग हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया है, टेम्परेचर अलग होता है, कुछ जगह पे बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ का हैबिटेट अलग है, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ का अलग है, वहाँ पर जानवर अलग हैं। इस वजह से इसको मेगा डाइवर्स नेशन कहा गया है। इंडिया हैज़ हाउ मैनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स? सो कितने हैं? 4 हैं टोटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया? वेस्टर्न घाट्स। मेगा डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज ड्यू टू, मैंने बताया, वेरिड क्लाइमेट, जियोग्राफी एंड इकोसिस्टम की वजह से इसको मेगा डाइवर्सिटी है। इंडिया क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट भी अलग अलग है और ज्योग्राफी भी अलग अलग है, कुछ जगह पहाड़ी इलाका है, कुछ नदियों का इलाका है, घाट्स का इलाका है, ठीक है, जिस वजह से हर जगह अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट्स। सो बायोडाइवर्सिटी का जब लॉस होता है तो उससे क्या क्या इफेक्ट होता है? इकोसिस्टम में इफेक्ट होता है, फूड चेन इफेक्ट होती है, ह्यूमन का सर्वाइवल भी इनडायरेक्टली डिपेंड करता है बायोडाइवर्सिटी पे और पूरे नेचर पे। इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबव, इन सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब करते हैं आगे। नेक्स्ट है कि स्टोन स्पीसीज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हैव अ लार्ज इम्पैक्ट ऑन
इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। अब कीस्टोन स्पीसीज क्या होती हैं, देखो ये वो स्पीसीज होती हैं जो किसी भी दूसरी स्पीसीज को डोमिनेट करने से रोकती हैं। जैसे कि एक समुद्र में शार्क है, अगर शार्क नहीं होगी तो बहुत सारी स्पीसीज बढ़ती चली जाएंगी, डोमिनेट कर देंगी, जिससे इकोसिस्टम उनका जो मरीन लाइफ है वो बहुत इनबैलेंस हो जाएगी। सो ये क्या करती है, उनको खाती रहती हैं, फिर वो नई पैदा हो जाती है, खाती रहती हैं, नई पैदा हो जाती हैं, जिससे इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहता है। अब जैसे कि वुल्फ है, ये सारे जो एनिमल हैं, ये अगर डियर को या फिर दूसरे जो एनिमल होते हैं ज़ेब्रा, जो भी इनके हंटिंग जो जिनको करते हैं, अगर ये उनको खाना बंद कर देंगे तो उससे क्या होगा, अगर ये नहीं होंगे तो उससे क्या होगा, वो बढ़ते चले जाएंगे और वो ओवर ग्रेजिंग कर देंगे, जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा, लैंड खराब हो जाएगी। जब इतने सारे, अब आप खुद सोचो, एक जंगल के अंदर भरे ही चले गए जो वो है कार्निवोरस से, भरते चले गए, वो घास ही घास खाए जा रहे हैं, पूरा जंगल साफ कर दिया, बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर दूसरे जानवर भी मौजूद हैं जो उनको खाते हैं, जिससे कि बैलेंस बना रहता है। सो कीस्टोन स्पीसीज वो होती हैं। इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड क्लाइमेट एंड सॉइल, स्पीसीज इंटरेक्शन, एनर्जी फ्लो, ऑल ऑफ दी अबव। एक इकोलॉजिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यही है, क्लाइमेट भी होता है यहाँ पर, सॉइल भी होता है, स्पीसीज का इंटरेक्शन भी होता है और एनर्जी फ्लो भी होती है। सो ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है द पिरामिड ऑफ एनर्जीज अलाउज। एक पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है इज ऑलवेज अपराइट, अपराइट में वो फ्लो होता है। विच इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, किसके अंदर होती है, फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ होता है। वेटलैंड्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे एक्ट एज अ नेचुरल वाटर फिल्टर्स। ठीक है। ऑप्शन सी 92 लॉस ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज लीड्स टू, क्या होता है जब इकोसिस्टम का लॉस हो जाता है, यही सब जो कि पहला थोड़ा सा डिफरेंट है बस। ऑल ऑफ दी अबव, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी पे हार्म पड़ता है, इकोनॉमिक लॉस होता है और ह्यूमन बीइंग भी सफ़र करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंश्योर, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्या इंश्योर करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। 94 इकोलॉजिकल बैलेंस डिपेंड्स ऑन, इकोलॉजिकल बैलेंस किस चीज़ पे डिपेंड होता है, इंटरैक्शन ऑफ ऑल इको सिस्टम कंपोनेंट्स, इस पे डिपेंड होता है। क्यों, क्योंकि अगर इकोसिस्टम में बैलेंस नहीं बना रहेगा तो इनबैलेंस हो जाएगा, जिससे कि पूरी इकोसिस्टम की लाइफ साइकिल खराब हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब करते हैं आगे। ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टिंग इकोसिस्टम इंक्लूड डिफोरेस्टेशन, पॉल्यूशन, अर्बनाइजेशन, ऑल ऑफ दी अबव। सो 95 का क्या है, डी है, इन सारी एक्टिविटीज की वजह से इकोसिस्टम अफेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 96 अ स्टेबल इकोसिस्टम यूजुअली हैज, ऑप्शन सी हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी, वहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज शुड फोकस ऑन, क्वेश्चन नंबर 97 प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल यूज। 98 इकोलॉजिकल सक्सेशन रेफर टू ग्रेजुअल चेंज इन इकोसिस्टम ओवर टाइम। 99 प्राइमरी सक्सेशन अकर्स ऑन बेयर रॉक, बेयर रॉक, इनको पढ़ लेना। अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आ रहे, फटाफट करते हैं, थोड़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, जल्दी ख़त्म करते हैं, इजी एमसीक्यू है। द मेन गोल ऑफ इकोसिस्टम कंजर्वेशन इज, क्या मेन गोल है इकोसिस्टम के कंजर्वेशन का, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड बायोडाइवर्सिटी। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन रेफर्स टू, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 101 101, environmental pollution refers to undesirable change in physical, chemical और biological characteristics of environment। मतलब कि environment के physical, chemical, biological characteristics में जो change आ जाता है जो कि undesirable है, उसको environmental pollution बोलते हैं। Which of the following is an air pollutant? Sulfur dioxide, याद रखना इसको, air pollutant कौन सा है, sulfur dioxide। एयर पोल्यूशन मेनली अफेक्ट्स किसको करता है, ह्यूमन हेल्थ को और इन्वायरमेंट को। मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज, व्हीकलर इमिशन, मतलब कि जो गाड़ियों में से धुआं निकलता है उसको, वो एक मेन कॉज है एयर पोल्यूशन का अर्बन एरियाज में। वाटर पोल्यूशन अकर ड्यू टू, वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, डिस्चार्ज ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्री से गंदा गंदा आपका केमिकल वेस्ट और आपका दूसरा वेस्ट निकलता है, उसकी वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है। विच डिजीज इज कॉमनली कॉज्ड बाय पॉल्यूटेड वाटर, क्लोरिया। ठीक है, ये मेनली डिजीज है जो पॉल्यूटेड वाटर की वजह से होती है। सॉइल पोल्यूशन
मेनली अफेक्ट सॉइल पोल्यूशन किसको अफेक्ट करता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर किस उससे क्या होता है? सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन होता है, क्योंकि जब फर्टिलाइजर होता है वो पानी में भी चला जाता है और सॉइल में भी चला जाता है, तो वो बहुत हार्म करता है उसको। मरीन पोल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय ऑयल स्पिल्स एंड प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, इनकी वजह से मरीन पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन इम्पैक्ट बिजनेस बाय इंक्रीजिंग कॉस्ट एंड हेल्थ रिस्क। पोल्यूशन जो होता है वो बिजनेस को कैसे अफेक्ट करता है? क्योंकि उससे खर्चा बढ़ जाता है उनका और हेल्थ रिस्क भी बहुत होता है। जब कोई फैक्ट्री से पोल्यूशन निकलता है तो कंपनी गवर्नमेंट भी कहती है कि उसको कंट्रोल करो। उसको कंट्रोल करने के चक्कर में बिजनेस का बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, जो कि बिजनेस के लिए गलत बात है, पर इन्वायरमेंट के लिए अच्छी बात है, उनको करना चाहिए वरना नुकसान होगा। सो ये होता है पोल्यूशन इम्पैक्ट बिजनेस बाय ऐसे। ठीक है, अब करते हैं आगे। और आप वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कोई भी डाउट हो तो। ठीक है। पोल्यूशन अफेक्ट्स कम्युनिटीज़ मेनली थ्रू, कैसे अफेक्ट करता है? हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ऐसे अफेक्ट करता है। एक चीज़ और, आपका जो सेमेस्टर 2 में भी सब्जेक्ट चेंज हुए हैं वो मुझे कमेंट करके बताना अगर उसमें कोई एमसीक्यू टाइप का पेपर है कि नहीं है, क्योंकि पूरा सिलेबस चेंज हुआ है तो मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वरना जो पिछला सिलेबस था उसमें तो सारा आपका थ्योरी ही आता था, बस आपका सेमेस्टर 5 में आते थे एमसीक्यू टाइप, वरना पूरे उसमें थ्योरी ही था। बट इस बार चेंज कर दिया है तो इसकी वजह से हो रही है प्रॉब्लम, तो आप कमेंट करके बता देना पहले ही, ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ आपके लिए सेमेस्टर 2 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। द भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज कॉज्ड बाय लीकेज ऑफ। सो उसका ऑप्शन सी सही है, मिथाइल आइसोसायनेट। इस गैस की वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी और उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, वो देखनी चाहिए आपको ज़रूर, और पता होना चाहिए भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में क्या हुआ था। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? 1984 में। द मेन कॉज ऑफ दिल्ली स्मोक इज वेक्यूलर पॉल्यूशन एंड क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग। ठीक है, मतलब व्हीकल से जो निकलता है पॉल्यूशन और जो आपका खेती करते हैं उसमें जो बच जाता है ना, वो येलो येलो सा जो भूस टाइप का, मतलब वो होता है शायद, मुझे पता नहीं अच्छे से, उसको जला देते हैं, जो आपका वेस्ट बच जाता है बाद में लैंड पे, वो। ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन मेनली रिजल्ट फ्रॉम, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है? इमिशन ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म चेंज इन ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 117। द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ने की वजह से, ग्रीन हाउस गैस की बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज आ रहा है। विच गैस कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। क्लाइमेट चेंज लीड्स टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ओजोन लेयर डिप्लीशन मेनली अकर्स ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी की वजह से ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। ओजोन लेयर किस किस एटमॉस्फेयर की लेयर में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स लाइफ बाय ब्लॉकिंग, क्वेश्चन नंबर 121, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये ब्लॉक करती है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉजेस, क्या कॉज करता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? स्किन कैंसर एंड आई डैमेज। 123, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ट्रैपिंग ऑफ हीट इन द एटमॉस्फेयर। ये मैंने आपको पढ़ा है कि ग्रीन हाउस से क्या होता है? हीट जो होती है वो ट्रैप हो जाती है। ठीक है। उसके बाद आता है विच इज़ ग्रीन हाउस गैस। सो ये होती है मीथेन। और हाँ, मुझे जो क्वेश्चन नंबर आपका मैंने 117 बताया था उसमें ग्रीन हाउस गैसेज में मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड बता दिया था, वो थोड़ा उसमें मैंने गलत बोल दिया था नीचे वाले को देख के। सो ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? मीथेन होती है। 125, इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। एसिड रेन इज मेनली कॉज्ड बाय सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। एसिड रेन क्या होती है? जिसमें जो आपके हार्मफुल पोल्यूटेंट जो ये होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ही जाके बादल में मिल जाते हैं, उसके साथ उसके बाद फिर जो बारिश होती है वो एसिड रेन होती है, जो कि आपके फॉरेस्ट को, लैंड को और बहुत सारी चीज़ों को हार्म करती है। नेक्स्ट है 128,
Taj trapezium zone was created to protect Taj Mahal from air pollution. Question number 129. Cleaner technology helps in reducing environmental impact. अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करे जाओगे, क्लीन टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो वो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कम डालेगी. अडॉप्शन ऑफ क्लीनर टेक्नोलॉजी बेनिफिट बिजनेस बाय. जब क्लीनर टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट करोगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा? कॉस्ट एफिशिएंसी आएगी और सस्टेनेबिलिटी होगी. सॉलिड वेस्ट मेनली इंक्लूड, सॉलिड वेस्ट में क्या आता है? हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल रिफ्यूज. क्वेश्चन नंबर 132. विच इज़ अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? वेजिटेबल वेस्ट, ये एक बायोडिग्रेडेबल है. द बेस्ट मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. क्वेश्चन नंबर 134. इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल लीड्स टू हेल्थ हजार्ड एंड पोल्यूशन. जब आप वेस्ट को कहीं भी फेंक दोगे तो उससे कूड़ा कचरा होगा, गंदगी होगी, कीड़े मकोड़े आएंगे, बीमारियां फैलेंगी और ये हेल्थ को हजार्ड करेगा और पोल्यूशन भी करेगा. नेचुरल डिजास्टर इंक्लूड अर्थक्वेक एंड फ्लड्स. यह सब आपको पता ही है, बेसिक सा है. बाकी ये जो सारे हैं ये मैन मेड डिजास्टर्स हैं. मैन मेड डिजास्टर्स कौन से होते हैं? इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट. 137. डिजास्टर मैनेजमेंट फोकसेस ऑन प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन एंड रिकवरी. कि आप प्रिपेयर रहो, मिटिगेट करो, रिकवर करो डिजास्टर से. अर्ली वार्निंग सिस्टम हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. जब अर्ली वार्निंग सिग्नल हो जाता है ना कि अर्थक्वेक आने वाला है तो सब अपने आप सेफ हो जाते हैं, सेफ जगह पे चले जाते हैं, जिससे कि लाइफ और प्रॉपर्टी का भी लॉस कम हो जाता है. फ्लड मैनेजमेंट इंक्लूड प्रॉपर ड्रेनेज एंड एफोरेस्टेशन. अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम बनाओ ताकि फ्लड्स ना आए, और एफोरेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी फ्लड को रोक के रखता है. अर्थक्वेक डैमेज कैन बी reduced by earthquake resistant construction. Role of business in disaster mitigation include CSR, corporate social responsibility. Question number 142. Businesses can reduce disaster impact by risk assessment and safety planning. अच्छे से रिस्क को असेसमेंट करो, सेफ्टी प्लानिंग करो. क्वेश्चन नंबर 143. सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस हेल्प इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन एंड डिजास्टर रिस्क. सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस क्या हेल्प करती हैं? पॉल्यूशन भी कम होगा और डिजास्टर रिस्क भी कम हो जाएगा. नेक्स्ट है 144. हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको लगे कि रिपीटेड है, पर कोई नहीं, कर लेना. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट बिकॉज लोकल पीपल रिस्पॉन्ड फास्टर एंड बेटर. 145. क्लाइमेट चेंज इंक्रीजेज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट. क्लाइमेट चेंज जो होता है वो क्या इंक्रीज कर देता है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो सकते हैं. प्लास्टिक पोल्यूशन मेनली किसको अफेक्ट करता है? मरीन लाइफ को, क्योंकि सारा प्लास्टिक वहाँ जाता है और मरीन लाइफ इम्पैक्ट होती है. मछलियाँ, ये सारे जो पानी के होते हैं सबको इम्पैक्ट होता है. सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट एम्स टू मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन. 148. डिजास्टर मिटिगेशन मीन्स रिड्यूसिंग डिजास्टर रिस्क बिफोर अकरेंस. मतलब कि आप डिजास्टर मिटिगेशन का मतलब क्या होता है कि डिजास्टर का जो रिस्क है वो कम कर देना उसके होने से पहले ही. क्लाइमेट एक्शन बाय बिजनेस इंक्लूड रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट. मतलब कि क्या एक्शन हो सकता है कि कार्बन जो है वो कम से कम हो, जिसकी वजह से आपका एनवायरनमेंट सेफ रहे, बच जाए. द ओवरऑल गोल ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ. 150 का आंसर है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ. नेक्स्ट है 151. सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर इन अ डायनामिक एंड इंटरडिपेंडेंट मैनर. ठीक है, मतलब कि वो डायनामिक वे में चेंज होते रहते हैं और इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे से निर्भर होकर वो इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी और एनवायरनमेंट. ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट मेनली थ्रू रिसोर्स यूज एंड पोल्यूशन. ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंट को कैसे हार्म करती हैं? भाई आप रिसोर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हो और पोल्यूशन करते हो, इसकी वजह से इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या एम होता है? बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इक्विटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. 154. द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज हाईलाइटेड इन ब्रंटलैंड रिपोर्ट. Environmental ethics deals with moral relationship between human and environment. 156. Environmental ethics promotes respect for nature and all
life forms. Responsible consumption means using resources efficiently and sustainably. 158 Business contribute to sustainable development by adopting eco-friendly practices, कि मतलब ऐसी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना जो इको फ्रेंडली है, जैसे कि प्लास्टिक के पेपर ना बना के जो आता है ना वो दूसरे वाले वो बना के, या फिर प्लास्टिक के प्रोडक्ट ना बना के कोई नेचुरल बनाना, ताकि इन्वायरमेंट को हार्म कम से कम हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ग्रोथ हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है 159 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फोकसेस ऑन सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 160 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस। एनवायरमेंटल legislation refers to laws of protection of environment for protection of environment. The main purpose of environmental laws is to protect environment and human health. Next है 163 judiciary plays an important role in environmental protection by ऑप्शन सी सही है interpreting and enforcing environmental laws, इंटरप्रेट करना और इन्फोर्स करना environmental laws को। नेक्स्ट है 164 पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन लिटिगेशन हेल्प्स इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन थ्रू कोर्ट, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल किस चीज़ में हेल्प करती है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना कोर्ट के जरिए। कोर्ट में आप जाते हो, इन्वायरमेंट के बारे में जितने भी लॉज बने उसके हेल्प से आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हो। वाटर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन 1974 में आया था ये एक्ट। ठीक है, वाटर को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद आता है द वाटर एक्ट 1974 एम्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। नाम से ही पता चल रहा है। अब करते हैं आगे। ये थोड़ी आप डेट्स याद कर लेना इनकी, ये इम्पोर्टेंट है, आ सकती हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वॉज इस्टेब्लिश अंडर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर एक्ट 1974 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुआ है। क्या? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। 168 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में। द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वॉज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजिडी। उसके बाद ही आया था, जब भोपाल गैस ट्रेजिडी हो गई थी उसके बाद ही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1981। याद रख लेना, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट आ सकती है। द एयर एक्ट एम्स टू, नाम से ही पता चल रहा है, एयर पोल्यूशन को कम करना, प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना। 172 इन्वायरमेंटल जस्टिस इंश्योर्स फेयर ट्रीटमेंट इन इन्वायरमेंट डिसीजन मेकिंग। 173 इन्वायरमेंटल जस्टिस फोकसेस मेनली ऑन vulnerable and marginalized communities। बोलते बोलते काफ़ी थक गया है, गला भी दर्द होने लगा है, पर कोई नहीं करता है, थोड़े से क्वेश्चन और रह रहे हैं। 25 environmental refugees are people displaced due to environmental degradation and disaster। environmental refugees people कौन होते हैं? जो कि environmental degradation की वजह से और डिजास्टर की वजह से रिफ्यूज हुए हैं। ठीक है, डिस्प्लेस हुए हैं, उसकी उनको environmental refugees बोलते हैं। Climate change is a major cause of environmental displacement। Resettlement refer to relocation of displaced people। Question number 177 rehabilitation focuses on restoring livelihoods and living condition। ये मैंने पढ़ाया आपको, उस थ्योरी वाली वीडियो में कर लेना। Resettlement and rehabilitation aim to improve quality of life of affected people। 179 ecological economic emphasis on harmony between economy and environment। 180 ecological economic consider economy as a part of the ecosystem। human population growth increases, ऑप्शन सी सही है 181 का, प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। 182 रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। नेक्स्ट है 183 पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अफेक्ट्स इन्वायरमेंट बाय, कैसे इफेक्ट करता है? इंक्रीजिंग वेस्ट इंक्रीज हो जाता है और रिसोर्स की डिमांड भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से इन्वायरमेंट हार्म हो जाता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है? पॉपुलेशन का बढ़ जाना। इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट, इंडिया की पॉपुलेशन क्या अफेक्ट करती है?
पॉपुलेशन ग्रोथ क्या अफेक्ट करती है, इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को। डेमोग्राफिक चेंज रेफर्स टू, डेमोग्राफिक चेंज किसको बोलते हैं, चेंज इन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ओवर टाइम, मतलब पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाना कि भाई यंग जनरेशन ज़्यादा है, ओल्ड जनरेशन ज़्यादा है, इन सब चीज़ों में चेंज आ जाना। फैक्टर अफेक्टिंग डेमोग्राफिक चेंज इंक्लूड बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, ऑल ऑफ द अबव। ये भी होता है डेमोग्राफिक चेंजेस जो होते हैं कि बर्थ ज़्यादा हो रहा है, डेथ ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है लोगों का, सब लोग गांव से अब शहर में जा रहे हैं, ये सब चीज़ें डेमोग्राफिक चेंज होता है एक। अर्बनाइजेशन इन इंडिया लीड्स टू इंक्रीज प्रेशर ऑन अर्बन इन्वायरमेंट। एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, एज स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि इंडिया में यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बहुत कमी भी है जॉब्स की, क्योंकि यंग जनरेशन ज़्यादा है, काम करने वाले लोग ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है 189, सस्टेनेबल पॉपुलेशन मैनेजमेंट फोकसेस ऑन फैमिली प्लानिंग एंड अवेयरनेस। नेक्स्ट है 190, एजुकेशन हेल्प्स इन पॉपुलेशन कंट्रोल बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट। जेंडर इक्वालिटी कंट्रीब्यूट टू 191, जेंडर इक्वालिटी कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 192, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस लीड्स टू रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टुवर्ड्स इन्वायरमेंट। मतलब कि जब इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको अवेयरनेस फैलाते हो तो आपका जो बिहेवियर है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है टुवर्ड्स इन्वायरमेंट। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल इंक्लूड क्या होती है, मिनिमल रिसोर्स यूज एंड इको फ्रेंडली चॉइस, मतलब रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल हो और अच्छा यूज़ हो और इको फ्रेंडली यूज़ चीज़ों को यूज़ करा जाए। बिजनेस एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी आर रिलेटेड बिकॉज एथिक्स प्रैक्टिस सपोर्ट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। मतलब जो एथिक्स होते हैं, एथिक्स जो बेसिक आपके होते हैं ना ह्यूमन के, कि भाई ये नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, इन्वायरमेंट को हार्म होता है, ये एथिक्स होते हैं। ये क्या सपोर्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं एक बिजनेस की। ठीक है, और इन्वायरमेंट की भी ग्रोथ होती है। क्वेश्चन नंबर 195, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस इन्वॉल्व गवर्नमेंट, बिजनेस एंड सोसाइटी। इन्वायरमेंटल गवर्नेंस में कौन कौन आते हैं, गवर्नमेंट आती है, बिजनेस आता है और सोसाइटी आती है, हम लोग आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या रिक्वायर है, इंटीग्रेटेड अप्रोच। 197, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इंक्लूड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कम्युनिटी वेलफेयर। और हाँ, जरूरी नहीं है सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है दूसरे आ जाए बन के घुमा फिरा के, बट इजी पेपर है, इजी आएगा, अच्छे से करके जाना, अच्छे से पढ़ के जाना, आसानी आएगा। क्वेश्चन नंबर 198, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंश्योर लॉन्ग टर्म ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, इन्वायरमेंटल को अगर आप प्रोटेक्ट करोगे, इन्वायरमेंटल की प्रोटेक्शन होगी तो लॉन्ग टर्म ह्यूमन की ग्रोथ भी होगी, ह्यूमन वेलबींग भी रहेंगे। ठीक है, आगे करते हैं। सो फाइनली लास्ट के दो क्वेश्चन, ह्यूमन वेलबींग डिपेंड्स ऑन, ह्यूमन की जो वेलबींग है वो किस पे डिपेंड करती है, हेल्दी इन्वायरमेंट पे एंड सस्टेनेबल रिसोर्सेज पे। क्वेश्चन नंबर 200, द अल्टीमेट गोल ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज इज सस्टेनेबल एंड हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस विद नेचर। ये होता है अल्टीमेट गोल इन्वायरमेंटल स्टडीज का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कोई भी डाउट हो तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और आपका पेपर अच्छा जाएगा, इजी जाएगा। ठीक है, इजी आता है पेपर ये, बस सारी चीज़ें आपको जैसे मैंने बताई हैं वैसे कर लेना, ये वीडियो देख लेना और वो थ्योरी वाली भी देख लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये सारे एमसीक्यू कर लेना, इनसे रिलेटेड ही आ जाएंगे, थोड़े घुमा फिरा के आ जाएंगे, डेट्स को याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, और कुछ मूवमेंट्स हैं ये सब देख लेना। ठीक है, बाकी इजी आएगा पेपर, अगर आपने ये दो वीडियो कर ली तो आप आराम से पास हो जाओगे, अच्छे नंबर भी आएंगे और हो सकता है आप टॉप भी करके आ जाओ। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तो नेक्स्ट सेमेस्टर में मिलेंगे। सो थैंक यू, बाय।